अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। तो फाइनली जी हम लेक्चर 4 तक पहुंच गए हैं। और बुक के ऊपर आज अगर आप लेक्चर 4 कंप्लीट कर लें तो बुक के ऊपर पेज नंबर 99 तक या 90 100 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। ठीक है। तो पहला चैप्टर ख़त्म होने वाला है और आज का लेक्चर पढ़ने के बाद। और अ, हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता चल गया। हमने ओ एस आई लेयर मॉडल्स पढ़ लिया। ओ एस आई लेयर मॉडल कितने हैं, 7 लेयर्स हैं। और उसके बाद हमने देख लिया कि आईपी एड्रेस क्या होता है और वो क्यों चाहिए होता है, और वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है अगर किसी कंप्यूटर ने ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेट करना है। अभी तक जो कुछ हो रहा है आज का लेक्चर में ला के, तो हम लोग सिर्फ अभी कुछ कुछ टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। मैं अभी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि नेटवर्क पे पीसी कम्युनिकेट कैसे करता है। हम जब दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, रफली हमारा 6 7 लेक्चर हो जाएगा, तो उसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। क्योंकि मैं अभी अपना फेसबुक का पेज देख रहा था जिसके ऊपर वो उर्दू आईटी अकेडमी है। तो उस पर किसी लड़के ने ये कमेंट किया हुआ था कि उसे अभी ओ एस आई लेयर मॉडल अच्छी तरह समझ नहीं आया। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि थोड़े अरसे के बाद अभी हम लोग उसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। और जब ये सारी टर्म्स हम इकट्ठी करके ओ एस आई लेयर मॉडल, आई पी एड्रेस, टी सी पी, यू डी पी और आज जो चीज़ें पढ़ेंगे, वो सब सारी इकट्ठी करके मैं आपको कम्युनिकेशन मॉडल बताऊंगा कि दो कंप्यूटर हैं, अब उन दोनों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करनी है तो वो कैसे करते हैं। तो फिर आपको समझ आनी शुरू होगी कि वो क्या चीज़ें थी जो हम पीछे पढ़ रहे थे और वो कैसे लिंक अप होती हैं। ठीक हो गया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आहिस्ता आहिस्ता हजम करते जाएं तो इंशाल्लाह सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। आगे करते हैं। अच्छा, सर्वर और क्लाइंट आप दो टर्म्स पढ़ेंगे। सर्वर एक ऐसी मशीन होती है जो अपने पास से कुछ सर्विसेज आपको दे रही होती हैं। लाइक वेब सर्वर होता है, वो आपको वेब पेज दे रहा होता है। क्लाइंट एक ऐसी मशीन होती है जो रिक्वेस्ट कर रही होती है सर्विसेज। लाइक आप इंटरनेट पे बैठे हुए हैं और आप अपना हॉटमेल का अकाउंट या याहू का अकाउंट खोलते हैं, तो एक जो मशीन जिसके ऊपर आपके ईमेल एड्रेसेस पड़े हुए हैं, ईमेल्स पड़ी हुई हैं, वो सर्वर कहलाएगा। और आपकी मशीन क्लाइंट के तौर पे काम कर रही होगी। ठीक हो गया। तो सर्वर्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वर आता है, वो कहलाता है DHCP सर्वर। DHCP सर्वर का थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन सर्वर, जो आपके नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेसेस दे रहा होता है। आईपी एड्रेसेस के अलावा वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस के बगैर एक कंप्यूटर नेटवर्क पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आईपी एड्रेस क्या होता है? अगर मैंने यहाँ से एक लेटर अपने पास से किसी बंदे को पोस्ट करना है, तो मुझे उस बंदे का एड्रेस पता होना चाहिए। तो आप क्या करते हो, लेटर जब आप पोस्ट करने लगते हो तो आप टू एंड फ्रॉम लिखते हो। टू में आप जिस बंदे को लेटर पोस्ट करना होता है उसका एड्रेस लिखते हो, और फ्रॉम अपना एड्रेस लिखते हो। ये एक इंफॉर्मेशन होती है जो आप लेटर के ऊपर चढ़ा देते हो। ठीक है। लाइक ओ एस आई लेयर मॉडल पढ़ी थी, उसमें एक प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, आईपी प्रोटोकॉल, जो हमारा नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा होता है। ठीक है। नेटवर्क लेयर पे आपका आईपी प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, जो आपकी एड्रेसिंग का काम भी कर रहा होता है, यानी टू एंड फ्रॉम का एड्रेस लगा देता है वो। ताकि राउटर के पास जब वो पैकेट जाता है तो राउटर देखता है, अच्छा इस पैकेट ने फलां बंदे के पास जाना है, यानी फलां आईपी एड्रेस के पास जाना है, और वो फिर अपने राउटिंग टेबल में देख के उसको डिसाइड करता है, अच्छा तुम इस रास्ते से चले जाओ। जिसमें वो मैंने आपको क्लासरूम की एग्जांपल दी थी और एक कॉरिडोर के अंदर रजिस्टर की एग्जांपल दी थी। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दिया कैसे जा सकता है। कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देने के दो तरीके हैं, एक मैनुअल एलोकेशन है और एक डायनामिक एलोकेशन है। मैनुअली एक कंप्यूटर को आईपी एड्रेस कैसे देते हैं, आप सिर्फ नेटवर्क कार्ड के अंदर चले जाएं, वहां पर आप मैनुअली आईपी एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा, जब आप अपने लैन कार्ड को क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास यहाँ टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ठीक है। जब आप इस टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं तो यहाँ पर आपके पास आईपी एड्रेस का ऑप्शन आ रहा होता है। आप कहते हो ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली और यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। ठीक है। जब आप यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस क्लिक करते हो तो आप कहते हो जी मेरे पीसी को 10.1.1.1 आईपी एड्रेस दे दो। देखो उसने सबनेट मास्क खुद कैलकुलेट कर लिया, कंप्यूटर इंटेलिजेंट था।
उसको पता था ये ए क्लास का आईपी एड्रेस है। अगर मैं इसे कहता हूँ 192.168.1.1 तो वो उसको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि 255.255.255 दे देगा। मैं अभी आपको अगर एग्जांपल सिमुलेट करके दूँ 192.168.1.1 और देखो इसने खुद ही मालूम कर लिया कि ये सी क्लास का आईपी एड्रेस है और इसका सबनेट मास्क 255.255.255 होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैंने उसे कहा था कि सी क्लास के एड्रेस का नेटवर्क आईडी क्या होता है 192.168.1, उसके 3 ऑक्टेट्स होते हैं। फिर उसके बाद आपने बताना होता है कि आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको लास्ट प्रेजेंटेशन की आखिरी 3 स्लाइडें याद हैं तो हमने बताया था डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे राउटर का एड्रेस है। डिफ़ॉल्ट गेटवे एक ऐसा एड्रेस होता है जो हमें बताता है कि अगर आपने इस नेटवर्क से बाहर जाना है तो आपने इधर जाना है। अगर हम एक क्लासरूम की एग्जांपल रहे हैं तो क्लासरूम से बाहर जाने का रास्ता कौन सा होता है? क्लासरूम का दरवाज़ा। क्लासरूम का दरवाज़ा आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। ठीक हो गया। डीएनएस क्या है उसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। वापस स्लाइड पर आते हैं, अगली स्लाइड पे वैसे मैंने डिस्कस किया हुआ ये क्या कुछ है। DHCP सर्वर जो सा है वो आपको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस देता है, आपको ऐसे आईपी एड्रेस नहीं देना पड़ता जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था। अगर आपके नेटवर्क के अंदर 500 कंप्यूटर्स हैं और आप अपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कहते हैं कि जी अब 500 कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस देने हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने नेटवर्क के अंदर एक सर्वर रख देते हैं और उस सर्वर को कहते हैं जी ये आपके पास 500 आईपी एड्रेसेस है, जो जो आपके पास आता जाए आपने उसे आईपी एड्रेसेस दे देने हैं। ठीक हो गया। अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को मैन्युअली हर मशीन के ऊपर जाके हर मशीन को मैन्युअली आईपी एड्रेस देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इससे एडमिनिस्ट्रेटर का जो ओवरहेड है या एडमिनिस्ट्रेटर की जो काम है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वो सारे का सारा काम एक सर्वर कर लेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपने नेटवर्क के अंदर एक सर्वर रखा, उसके ऊपर DHCP सर्वर इंस्टॉल किया और उस DHCP सर्वर को पूल दे दिया। ये बिल्कुल CCNA लेवल की चीज़ नहीं है कि DHCP सर्वर कैसे बनाना है, ये MCSE लेवल की चीज़ है। मगर पहले मैं ये CCNA कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं कि MCSE लेवल की कुछ बेसिक जो ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं वो बना दी जाएं, DHCP सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कन्फिगर करते हैं और DNS सर्वर। मगर ये थर्ड प्रायोरिटी की चीज़ है, पहले हम CCNA कंप्लीट करेंगे, दूसरे फेज़ में हम CCNA की वीडियोस जो लैब्स हैं वो करेंगे और थर्ड फेज़ के अंदर हम ये सर्वर्स कंप्लीट करेंगे। तो बस आप दुआ करते रहें। अच्छा, हमने ये देख लिया कि DHCP सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो आपको डायनेमिकली आईपी एड्रेस देता है। आईपी एड्रेस असाइन करने के दो तरीके हैं, एक मैनुअली जिस तरह आपको दिखाया गया है कि आप हर मशीन पे जाएं और आईपी एड्रेस दें, और इसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि दो कंप्यूटर्स का एक जैसा आईपी एड्रेस नहीं होना चाहिए। अगर दो कंप्यूटर्स को आप एक जैसा आईपी एड्रेस दे दोगे तो एक कंप्यूटर या दोनों कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको आ जाएगा कि जी मुझे नेटवर्क में अपने जैसा एक और आईपी एड्रेस नजर आ रहा है। उस मैसेज को कहते हैं आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको फौरन फिर वो आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि एक ह्यूमन एरर बन जाएगा, कि इंसानी गलती हो जाएगी कि अगर आपने 500 कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस मैन्युअली जाके देने हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर गलती कर सकता है। बेचारे ने लंच ब्रेक करने जाना था वो भी उसने मिस की, तो वो गलती से दो कंप्यूटर्स को एक जैसा आईपी एड्रेस दे सकता है। फिर आप कैसे ढूंढेंगे? आपको हर मशीन पे बारी बारी जाके देखना पड़ेगा कि किस किस मशीन पे कॉन्फ्लिक्ट आया है, जिस जिस मशीन पे कॉन्फ्लिक्ट आया फिर उसको बारी बारी फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा। इन तमाम मुश्किलात से बचने के लिए हमने क्या किया, एक सर्वर रख दिया और तमाम कंप्यूटर्स को कहा उस सर्वर से आईपी एड्रेस लो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने उस कंप्यूटर ने उस सर्वर से आईपी एड्रेस लेना है तो वो कंप्यूटर कम्युनिकेट कैसे करेगा, उसके पास तो आईपी एड्रेस है ही नहीं। ठीक हो गया, ये एक पॉसिबिलिटी है। उसका क्या तरीका है कि जब कंप्यूटर एक ऑन होता है, ये तमाम फेजेस हैं इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें, जी पेन पकड़ लेना ने, ठीक है, मैंने ये कंप्यूटर को ऑन किया, ये यहाँ पर जी कंप्यूटर का बटन था, मैंने उसे दबाया, कंप्यूटर ऑन हो गया, बूटअप हुआ। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया। लोड होने के बाद उसने देखा कि जी मेरे पास नेटवर्क कार्ड है और उसमें केबल लगी हुई है। ठीक है, तो नेटवर्क कार्ड ने एक एक्शन एक्टिवेट किया कि मैं ये देखूं कि मेरे पास आईपी एड्रेस है या नहीं। उसने देखा मेरे पास तो आईपी एड्रेस ही नहीं है। वो फिर अपनी कॉन्फ़िगरेशन देखेगा कि मैं आईपी एड्रेस कहाँ से ले सकता हूँ। तो हमने उसे लिखा हुआ था, वो जो रेडियो बटन बना हुआ था जो मैंने अभी पिक्चर दिखाई, आगे आगे भी दिखाऊंगा, ये देखो, ये obtain an IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। जब हम कंप्यूटर को ये कह देते हैं आपने अपना IP एड्रेस ऑटोमेटिकली obtain करना है, तो वो क्या करता है, नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देता है।
ठीक है। लाइक एक स्टूडेंट क्लासरूम में बैठा हुआ है और उसके पास रोल नंबर नहीं है, वो क्लासरूम में खप मचा दे मुझे रोल नंबर चाहिए, और क्लासरूम के कॉर्नर पे एक क्लर्क बैठा हुआ है, से एक टीचर या एक क्लर्क बैठा हुआ है जो हर स्टूडेंट जो क्लासरूम में आता है उसको रोल नंबर एलोकेट कर देता है। रोल नंबर के बगैर वो स्टूडेंट उस क्लासरूम को अटेंड नहीं कर सकता। तो जब भी कोई स्टूडेंट खप मचाता है यानी ब्रॉडकास्ट करता है, तो वो जो क्लर्क है वो खड़ा होता है और उसे कहता है इधर आ जाओ मेरे पास। ठीक है। तो इस कंप्यूटर ने ऑन होते साथ ब्रॉडकास्ट या डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज भेजा। डिस्कवर के भी पता करो जी किस कौन मुझे आईपी एड्रेस दे सकता है। लाइक स्टूडेंट क्लासरूम में खड़ा होता है, कहता है मेरे पास आईपी एड्रेस नहीं है। तो वो कॉर्नर में जो क्लर्क बैठा होता है, जो ये सर्वर है, वो कहता है अच्छा भाई मैं तुम्हें आईपी एड्रेस दूंगा। वो क्लाइंट को क्या करता है, वो क्लाइंट को कहता है कि ऑफर मैसेज, ये सारे मैसेजेस ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। ठीक है, सब सुन रहे हैं। ठीक है, क्लासरूम में वो भी क्लासरूम के एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है, क्लर्क दूसरे कॉर्नर में। क्लासरूम में वो लड़का खड़ा होकर कहता है भाई मुझे कौन आईपी एड्रेस देगा। तो क्लासरूम में जितने स्टूडेंट हैं जिन सबके पास आईपी एड्रेस हैं वो सब सुन रहे हैं इस मैसेज को, मगर वो उसको तवज्जो नहीं देते क्योंकि उनमें से कोई क्लर्क नहीं है जो उसे आईपी एड्रेस दे। ठीक है, तो जो क्लर्क होगा सिर्फ वो ही आईपी एड्रेस देगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो क्लर्क भी उसे जवाब ना दे। वो क्या कि वो क्लर्क बहुत बिजी है या उसे 500 रुपए चाहिए आईपी एड्रेस देने के लिए। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो बहरहाल, तो जिस तरह क्लाइंट ऑन होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, और वो सर्वर जो सा है वो से कहता है भाई मैं तुम्हारा डीएससीपी सर्वर हूं और मैं तुम्हें आईपी एड्रेस दूंगा। ठीक हो गया। वो फिर उसे एक छोटी सी अर्जी लिख के भेजता है, कहता है ठीक है जी फिर मुझे दे दें, मेहरबानी करें। ठीक है। तो वो फिर जब सर्वर है वो जब उसकी रिक्वेस्ट देखता है जिसमें 100 रुपए का नोट भी होता है, तो वो उसकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर देता है और उसे कहता है ठीक है जी ये तुम्हारा आईपी एड्रेस है, और वो उसके बाद उसे एक आईपी एड्रेस दे देता है। लाइक उसने कहा ठीक है भाई तुम्हारा आईपी एड्रेस है 10.1.1.10। ठीक है, और उस आईपी एड्रेस के साथ वो उसे बताता है कि अगर तुमने किसी 10 के अलावा किसी नेटवर्क से बात करनी है तो तुमने जी अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास जाना है, और उस डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस है 10.1.1.1। ठीक हो गया। जब इसको ये आईपी एड्रेस मिल जाता है उसके बाद डीएचसीपी सर्वर इसको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देता है। लाइक उसे बताता है कि तुम्हारे डीएनएस सर्वर का एड्रेस ये है। डीएनएस सर्वर क्या है? डीएनएस सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो आपकी नेम टू आईपी रेजोल्यूशन करता है। ठीक हो गया, वो उसका भी एड्रेस दे देता है। मसलन नेम टू आईपी रेजोल्यूशन क्या होती है, अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, नेम टू आईपी रेजोल्यूशन एक ऐसी रेजोल्यूशन होती है जो आपको किसी एक ऐसे सर्वर के पास लेके जाती है जिसका आपको आईपी एड्रेस नहीं पता होता मगर आपको नाम पता होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप जाते हो, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे वहां पे लिखते हो yahoo.com। ठीक है, आपको अगर मैं कहूँ कि आपको yahoo.com की जगह लिखना होगा जी 20.1.1.1, तो आप मुझे बताओ आप कितनी डोमेन्स के नाम याद रख सकते हो। जिस तरह आपको yahoo.com पता है, hotmail.com पता है, facebook.com पता है, twitter.com पता है, youtube.com पता है, ptv.com पता है, bbc.com पता है, बहुत सारी वेबसाइट्स के नाम आपको पता है। अगर मैं आपको कहूँ भैया आप ये वेबसाइट के नाम नहीं याद कर सकते, आपको आईपी एड्रेसेस याद करने होंगे, तो आपके लिए तो बड़ा मसला बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से को ईजी करने के लिए, यूज़र फ्रेंडली करने के लिए एक सर्वर बनाया है। ठीक है, जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ होता है, नॉर्मली आपके आईएसपी का सर्वर होता है या और फर्दर सर्वर्स होते हैं। अगर आप डीएनएस पढ़ेंगे ना एमसीएसई के अंदर, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रूट सर्वर्स क्या होते हैं, डोमेन नेम सर्वर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर जो है ना, जब आप अपने कंप्यूटर पे yahoo.com खोलते हो तो आपका कंप्यूटर कहता है जी, रिक्वेस्ट भेजता है अपने डीएनएस सर्वर के पास, सीधी वो डीएनएस सर्वर के पास जाती है और उसको कहती है कि मुझे yahoo.com पे जाना है। ठीक है, वो अंदर पीछे एक क्यूरी चलाता है। ठीक है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, और वो आपको वापस आके कहता है अच्छा yahoo.com पे जाने के लिए आपने इस आईपी एड्रेस पे जाना है 1.1.1.7 पे। ठीक है, और आपका कंप्यूटर फिर एक पैकेट बनाता है और उस पैकेट में लिखता है जी मेरे पास से जा रहा है, आपका आईपी एड्रेस है जी 10.1.1.10 और मैंने जाना है, मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है 1.1.1.7 जो कि एक्चुअली याहू का है। और जब वो वहां जाता है तो याहू आपको अपना पैकेट भेजता है वापस, और जिसमें आपका एक्सप्लोरर आपके लिए वो याहू का पेज खोल देता है। ठीक हो गया, ये डीएनएस का एड्रेस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा जी आपके डीएनएस सर्वर का एड्रेस कौन सा है। ठीक है, आप ब्रॉडकास्ट करके नहीं बताओगे। अगर कंप्यूटर यूं ही हर चीज को ढूंढने के लिए ब्रॉडकास्ट करने लग गया तो फिर नेटवर्क में हर वक्त ब्रॉडकास्ट होती रहेगी। एक चीज होती है जो कहलाती है डीएचसीपी ऑप्शंस। लाइक
आप कभी एक जू में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं, ठीक है, तो जू पे जाते साथ ही या किसी बड़े बिल्डिंग में या बड़े शॉपिंग मॉल में जाते साथ ही आपको फ्रंट पे एक मैप लगा हुआ नजर आता है, और उस पर लिखा होता है, ठीक है जी, अगर आपने मछलियां देखनी है या एक्वेरियम्स वाली साइड पे जाना है तो आप जी फलां जगह जाएंगे और आप यहाँ पर हैं अभी मैप में इस तरफ, और अगर आपने से कोई वाइल्ड लाइफ टाइप ऑफ चीज देखनी, शेर वेर देखना है, बबर शेर देखना है, तो आप इस साइड पे चले जाएं, ठीक है, अगर आपने हाथी देखना है तो इस साइड पे चले जाएं, आपके पास वो पूरे का पूरा मैप होता है। और अगर थोड़े से अच्छे चिड़ियाघर में चले जाएं तो वो आपको ब्रोशर दे रहे होते हैं और आपके हाथ में मैप होता है और आप सारा मैप देख के फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर मैंने चिड़ियाघर जाना है, अगर मैं थक गया हूँ तो कैफे किधर मिलेगा, होटल किधर मिलेगा, ट्रेन किधर मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इस सिनेरियो को आप चाहे शॉपिंग मॉल में ले लें या कभी आप सिटी में चले जाएं या कभी आप बड़ी एग्जीबिशन में चले जाएं, तो सारा कुछ होता है जी, आईटी की एग्जीबिशन यहाँ लग रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जीबिशन यहाँ लगी हुई है, इस चीज़ की एग्जीबिशन यहाँ लगी हुई है, कपड़ों की एग्जीबिशन यहाँ लगी हुई है, आपको सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप डीएससीपी सर्वर के पास जाते हैं, डीएससीपी सर्वर आपको आईपी एड्रेस देने के साथ साथ आपको बताता है डिफॉल्ट गेटवे ये है, आपका डीएनएस एड्रेस ये है। तो जब आपने डीएनएस सर्वर से बात करनी होती है तो आपको डीएनएस के पता का पता होता है, आप खुद ही सीधे डीएनएस के पास जाते हो, आप हर दफ़ा ब्रॉडकास्ट नहीं करते। इसकी एग्जांपल यही, क्लासरूम में एक लड़का खड़ा हुआ, उसने ब्रॉडकास्ट की मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, वो क्लर्क कहता है ठीक है मेरे पास है, वो उसको एक दरखास्त भेजता है, उसमें 100 रुपए का नोट भी डाल देता है ताकि जल्दी क्यूरी सॉल्व हो जाए ना। समझते हैं आप लोग सारे, ठीक है, करते भी होंगे सारे, ठीक है। और वो क्लर्क जो है उसको आईपी एड्रेस वापस दे देता है, ठीक है जी ये आपका आईपी एड्रेस है, साथ नीचे ना बता देता है जी अगर आपने क्लासरूम से बाहर जाना है तो ये दरवाज़ा है, अगर आपने टॉयलेट जाना है तो यहाँ जाना है, अगर आपने कैफ़े में जाना है तो यहाँ जाना है, अगर आप 500 रुपये और डाल दें तो शायद आपको अंदर की और स्टोरियाँ भी सुना दे, ठीक है। बहरहाल डीएनएस सर्वर, डीएससीपी सर्वर बड़ा ईमानदार होता है, वो सिर्फ सबको वही इन्फॉर्मेशन देता है जो वो एक बंदे को दे रहा होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कि जी ये डीएससीपी सर्वर है जो आपको डायनेमिकली आईपी एड्रेसेस देता है। अब अगर आपके पास 500 कंप्यूटर्स हैं और 500 कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करते हैं तो डीएससीपी सर्वर उन सबको आईपी एड्रेसेस दे देगा, उन सबको आईपी एड्रेसेस भी मिल जाएंगे, उनको डिफॉल्ट गेटवेज भी पता चल जाएंगे, उनको डीएनएस सर्वर के एड्रेसेस भी पता चल जाएंगे। और फिर अगर किसी ने yahoo.com खोलना होगा तो कंप्यूटर आपका दोबारा डीएससीपी सर्वर के पास नहीं जाएगा, डीएनएस सर्वर के पास जाएगा, डीएनएस सर्वर को कहेगा मुझे याहू का आईपी एड्रेस दो, डीएनएस सर्वर उसको याहू का आईपी एड्रेस देगा और वो सीधा आईपी एड्रेस के पास जाएगा, ठीक है। डीएससीपी सर्वर आपको आईपी एड्रेस पक्का पक्का नहीं देता होता, ठीक है, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटर पे डिपेंड करता है, वो कहता है ठीक है जी इस बंदे को आईपी एड्रेस दे दो 1 घंटे के लिए। जब आपका वो घंटा पूरा हो जाता है या 2 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए, एक स्टैंडर्ड टाइम मेरे ख्याल में 8 घंटे होता है, डीएससीपी सर्वर आपको 8 घंटे के लिए आईपी एड्रेस देता है लीज के तौर पे, उसको कहते हैं डीएससीपी लीज, ठीक है। तो आपको उस 8 घंटे कंप्लीट होने के अंदर अंदर आपको वो आईपी एड्रेस वापस रिन्यू करवाना होता है, लीज रिन्यू करवानी होती है या फिर आप छोड़ के चले जाते हो। लाइक 8 घंटे बाद आपने कहा ठीक है बस मैं जा रहा हूँ, मुझे और आईपी एड्रेस नहीं चाहिए, आपने सिस्टम शट डाउन कर दिया, फारिग, डीएससीपी ने वो आईपी एड्रेस क्लियर कर दिया और वो आगे कोई और रिक्वेस्ट करेगा उसको दे देगा, ठीक है। अगर आप कहते हो नहीं मुझे 8 घंटे के बाद भी चाहिए तो आप दोबारा डीएससीपी को रिक्वेस्ट भेजते हो, दोबारा अर्जी भेजते हो, अब आप ब्रॉडकास्ट नहीं करोगे, अब ये वाला काम नहीं होगा क्योंकि आपको पता है आपका डीएससीपी सर्वर किधर है, आप सीधा उसके पास जाओगे, उसको अर्जी दोगे यार 8 घंटे या 8 घंटे और एक्सटेंड कर दे, वो आपको 8 घंटे और एक्सटेंड कर देगा, ठीक हो गया। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगर आपने अपना आईपी एड्रेस देखना है या अपने आपको मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन करना है तो ये मेरे वायरलेस कंट्रोलर की पिक्चर है, ठीक है, वायरलेस लैन कार्ड की पिक्चर है। आप माई स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल में जाएं, नेटवर्किंग का आइकन होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये मैंने विंडोज़ एक्सपी से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो आपको ये अपने लैन कार्ड को जब आप डबल क्लिक करोगे तो ये पेज नज़र आएगा आपको, उसमें जब आप ये प्रॉपर्टीज़ का बटन दबाओगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। इसमें ये देख रहे हो आपके पास TCP/IP वर्जन 6 भी आ रहा है और वर्जन 4 भी आ रहा है, और हम सिर्फ कवर कर रहे हैं वर्जन 4 को, तो इसलिए आप वर्जन 4 को क्लिक करोगे, यहाँ नहीं क्लिक करना, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ का बटन दबा दोगे तो आप इस जगह पे आ जाओगे। और जब आपने ये वाला रेडियो बटन सेलेक्ट किया हुआ, ये जो गोल सा होता है इसके अंदर डॉट है, इसको रेडियो बटन कहते हैं, ठीक है। जब इसको आपने ये रेडियो बटन क्लिक किया होता है तो इसका मतलब है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, कंप्यूटर ऑन होते साथ ब्रॉडकास्ट करता है मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, वही क्लर्क और स्टूडेंट वाली स्टोरी, ठीक है। और हम इसे कहते हैं डीएनएस सर्वर एड्रेस भी तूने ऑटोमेटिकली लेना है, फिर ये उस क्लर्क से ये आईपी एड्रेस लेगा डीएनएस का भी। और अगर आपने मैनुअली करना है तो आप इसको क्लिक करें, जिस तरह मैंने आपको पहले शो किया है, आपको यहाँ पे वैल्यूज एंटर करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अगर आपने ये मालूम करना है आपका आईपी एड्रेस क्या है, एक तो आप पीछे जो मैंने प्रोसीजर बताया उससे कर सकते हो। दूसरा प्रोसीजर ये है कि आप आईपी कॉन्फ़िग लिखोगे और आपको ये आईपी कॉन्फ़िग /all ये कमांड प्रॉम्प्ट में लिखोगे, ठीक है। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस करनी है वो है फिजिकल एड्रेस,
ठीक है, क्योंकि फिजिकल एड्रेस मैंने स्लाइड में नहीं डाला, मुझे इसलिए थोड़ा साइड पे होकर थोड़ा समझाना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये उसने आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ये आपका सबनेट मास्क है क्योंकि क्लास सी है, इसलिए उसने आपको ये बताया है जी आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे जो से आप ये एड्रेस ये है, ये देखो इसने आपको डीएचसीपी सर्वर ने अपना एड्रेस भी दे दिया है। डीएचसीपी सर्वर ने आपको क्यों एड्रेस दिया है, क्योंकि अगर आपकी लीज एक्सपायर हो जाए तो आप जो सा है उसके पास वापस जाओ, ब्रॉडकास्ट ना करो, पूरी क्लास को डिस्टर्ब ना करो, बस उठ के सीधा उसके पास जाओ और वो आपको दोबारा रिन्यू कर देगा। और डीएनएस सर्वर का एड्रेस देखो आपको दिया हुआ 174.2, अगर आपने yahoo.com या google.com कहीं पर भी जाना है तो वो आपको ले जाएगा। और ये देखो लीज ऑब्टेन और लीज एक्सपायर, कि किस टाइम उसने आपको लीज दी है और लीज कब एक्सपायर हो रही है। 12 बज के 1 मिनट से पहले पहले आपने लीज दोबारा रिन्यू करनी है। अगर आपने नहीं की तो आपको जो सा है आईपी एड्रेस ये छोड़ना पड़ेगा और आप नेटवर्क पे कम्युनिकेट नहीं कर सकोगे। अगर आपका एक ऐसा डीएचसीपी सर्वर है जो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहा है, लाइक आपकी क्लासरूम बहुत बड़ी होगी है, तो आपको 2 डीएचसीपी सर्वर क्लासरूम में बिठाने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि ये ना हो कि सब उस बंदे की लीज एक्सपायर होने लगे और वो उसे रिन्यू ना करवा सके क्योंकि उसके पास रश लग गया उस क्लर्क के पास, और वो डिस्कनेक्ट हो जाए, वो क्लास से टर्मिनेट हो जाए या कुछ ऐसा चक्कर हो जाए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, अगर आप अपनी 7 लेयर ओएसआई लेयर मॉडल याद करें तो उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर एक लेयर का जिक्र किया था मैंने, जो लेयर 4 थी, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर के बाद आती है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड इन टीसीपी आईपी इन्वायरमेंट, की डाटा कैसे ट्रांसमिट करना है मैंने। ठीक है, और उसमें क्या क्या मेन फंक्शन है। अगर आपको याद हो, ट्रांसपोर्ट से हमने बनवाया हुआ था तनवीर साहब, जो क्या करते हैं आपकी तमाम फाइल, बड़ी सारी फाइल उठाते हैं और उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में चॉप कर देते हैं। ठीक है, कि अगर इन केस अगर वो फाइल गिर जाती है कहीं पे तो वो एक पोर्शन ही गिरे फाइल का, ज्यादा पोर्शंस ना गिरे फाइल के। ठीक है, तो और क्या करता है, रिसीव डाटा फ्रॉम द अपर लेयर, ऊपर की लेयर से सारे का सारा डाटा आया। से मैंने कहा, मैंने ऊपर अपने एक एक्सप्लोरर खोला जो मेरी एप्लीकेशन लेयर थी, और मैंने कहा yahoo.com mail.yahoo.com, और वहाँ से मैंने कहा मैंने अपने फ्रेंड को जो सा है ये ईमेल भेजनी है, और ईमेल में मैंने अटैचमेंट बना दी। ठीक है, वो अटैचमेंट थी कोई 1 गीगाबाइट की, जो कि आप नहीं कर सकते मगर से फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब जब वो ऊपर की लेयर में पैकेट ट्रांसलेट किया प्रेजेंटेशन ने, सेशन ने, जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आया, ट्रांसपोर्ट लेयर 1 गीगाबाइट बहुत बड़ा है, उसने 1 गीगाबाइट को चॉप कर दिया। ठीक है, मल्टीपल सेगमेंट्स में। ठीक है, सेगमेंटेशन होगी यहाँ पे, ये याद रखना है अपने टर्म, सेगमेंटेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका क्या बन जाते हैं, सेगमेंट्स बन जाते हैं छोटे छोटे छोटे। ठीक है, अब वो कहता है इन सेगमेंट्स को मैंने कैसे भेजना है, टीसीपी के जरिए या यूडीपी के जरिए। अगर आपको याद है तो मैंने टीसीपी यूडीपी में डिफरेंस बताया था, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड में मैंने एग्जांपल दी थी, मेरे दोस्त ने लाहौर जाना है, मैंने उसे कहा तू ऐसे ऐसे करके अपने कज़न को कहा कि भाई तू इसे मोटरसाइकिल में बिठा के ले जा, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। ठीक है, और आके मुझे बताना कि वो मेरे दोस्त को तुम डेवो टर्मिनल छोड़ आए हो या नहीं। और दूसरे दोस्त को मैंने, दूसरा जो दोस्त था वो मेरा करीबी नहीं था, मैंने उसे कहा यार यहीं से चिंची पकड़ और चला जा। ठीक है, वो कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन थी। ठीक है, तो टीसीपी लेयर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो हमारा टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, वो देखता है अच्छा 1 गीगाबाइट का डाटा आ गया, मैंने इसे कैसे भेजना है, टीसीपी से भेजना है या यूडीपी से भेजना है, वो उस चीज़ को डिसाइड करके आगे भेज देता है। उसके अलावा वो 2-3 छोटे छोटे और काम कर रहा होता है, मसलन फ्लो कंट्रोल कर रहा होता है। से अगर 2 कंप्यूटर्स हैं और 2 कंप्यूटर आपस में डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक कंप्यूटर के पास फिल्म पड़ी और उसने कहा चलो यार मैं आपको फिल्म ट्रांसफर करता हूँ, या कोई बड़ी फाइल है या प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो उसको ट्रांसफर कर रहा है। तो क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर ना आपका डाटा उठाती है और दूसरी मशीन की तरफ फेंक देती है। दूसरी मशीन कहती है जी आपने मुझे 10 पैकेट फेंके थे और आपने कहा पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और वो आपको जवाब देता है, टीसीपी प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो, कहता है मुझे मिल गया 1, 5, 7, 8। वो कहता है मैंने 10 फेंके थे, इसने 4 की एक्नॉलेजमेंट दी है। तो वो क्या करता है, वो कहता है अगली दफा ना मैं इसे 4 पैकेट फेंकूंगा। तो वो अगली दफा उसे क्या करता है कि 11, 12, 13, 14 भेज देता है। ठीक है, वो उसे एक्नॉलेजमेंट भेजता है 11, 12, 13, 14 रिसीव्ड। ठीक है, वो समझ जाता है अच्छा जी इसने जो है ये 10 पैकेट रिसीव नहीं कर सकता, ये 4 पैकेट रिसीव कर सकता है। उस पर की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि आपका कंप्यूटर फास्टर है, उसका कंप्यूटर स्लोअर है,
या आपका कंप्यूटर फास्टर इंटरनेट से कनेक्टेड है और वो डायल अप पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये फ्लो कंट्रोल कहलाता है, ये कि वो समझ लेता है ठीक है यार ये इतनी चीज़ें समझा सकता है। लाइक अगर मुझे थोड़े अरसे बाद मैं आपको एक एक घंटे का लेक्चर देने लग जाऊँ और थोड़े अरसे बाद मुझे जी फीडबैक मिले जी हमें समझ नहीं आ रही, तो मैं अपने लेक्चर का साइज छोटा कर दूंगा, डाटा उसमें छोटा कर दूंगा, मुझे समझ आ जाएगी जी बच्चे जो से हैं वो समझ नहीं सकते इतना, तो मैं प्रेजेंटेशन का साइज कम कर दूंगा, जो कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो मुझे फीडबैक भेजने की ज़रूरत नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। अगर कोई भी मसला है यू कैन कम बैक टू मी एनी टाइम। अब फेसबुक पे भी पेज है, ब्लॉग पे भी पेज है, यू जस्ट कम बैक टू मी एनी टाइम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस देना नहीं चाहता, तो मैं कोशिश करूंगा। हम लोग अभी एक डोमेन हमने बाय की है, तो हमारे प्राइमर पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो पेज हमें बना के दे दे, ताकि हम उसके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा फॉर्म चला लें, ठीक है। तो अच्छा, अगली जो काम फ्लो कंट्रोल के बाद वो करता है, रिलायबिलिटी करता है। प्रोवाइड द सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट। यही सीक्वेंस नंबर जो मैंने कहा था कि उसने कहा कि 1 2 3 4 रिसीव्ड और उससे एक्नॉलेजमेंट मिल गई, ठीक है। सीक्वेंसिंग कर रहा है। लाइक अगर मेरे पास एक 100 पेजेस की फाइल है, मगर मैं 100 पेजेस इकट्ठे नहीं भेजना चाहता, मैं हर पेज के ऊपर नंबर लगा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 टिल 100, और 100 बंदों को कहता हूँ ये पैकेट ये पेजेस ले जाके फलां बंदे तक पहुंचा दो। ये सारे 100 के 100 पेजेस दूसरे बंदे के पास पहुंचेंगे, मगर डिफरेंट बंदे लेके जाएंगे और डिफरेंट रास्तों से लेके जाएंगे। अब रास्ते में उस बंदे के पास पहुंच गए 1 से लेके 100 तक, बस उसमें से उसने एक्नॉलेजमेंट, हर लेटर जो उसके पास पहुंच रहा है, हर पेज जो पहुंच रहा है, हर पेज के साथ वो मुझे डाकिए के हाथ साइन करवा के वापस एक रसीद भिजवाता है। तो मैं देखता हूँ मुझे पेज नंबर 1 की भी रसीद आ गई, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी। अगर पाकिस्तान में आपने देखा हो, वो एक रिटर्न टिकट का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपने डाकिए के हाथ या पोस्ट ऑफिस से कोई चीज़ भिजवाई है किसी दूसरी जगह, तो आप एक एक्नॉलेजमेंट या रसीद का तरीका होता है। तो जिस तरह ही वो बंदे को डॉक्यूमेंट मिलता है, वो रसीद साइन कर देता है और आपको वो रसीद वापस आती है। तो दिस इज नॉन एज एक्नॉलेजमेंट। मैंने 100 पेजेस भिजवाए 100 डाकियों से, और हर पेज के साथ मैंने एक सर्टिफिकेट लगा दिया, ठीक है। गो कि मुझे उसकी कॉस्ट पड़ रही। यही तो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि टीसीपी का ओवरहेड ज़्यादा होता है, कॉस्ट ज़्यादा होती है टीसीपी की कम्युनिकेशन की। तो जिस तरह ही उन बंदों को वो मिल जाती है, वो सर्टिफिकेट आपको वापस भेजते हैं, तो मैं देखता हूँ मुझे जी 100 1 से लेके 100 पेजेस की एक्नॉलेजमेंट आ गई है, जिसमें से 50 51 और 53 पेज की नहीं आई। तो मैं 50 51 और 53 पेज दोबारा भेजूंगा। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रीट्रांसमिशन। और रीट्रांसमिशन अगर मैं सारे भेजूंगा, तो 3 पेजेस दोबारा भेजूंगा, तो इसका मतलब है मुझे कंफर्म हो गया कि उसके पास 100 पेजेस की बुक कंप्लीट हो गई है। तो मेरे पास इससे नेटवर्क में रिलायबिलिटी आ जाती है। मगर हर कम्युनिकेशन में आप रिलायबिलिटी नहीं चाहते। अगर आप वॉइस की ट्रैफिक ट्रांसफर कर रहे हो, मैं एक बंदे से दूसरे बंदे से बात कर रहा हूँ और मैंने जो जुमले के शुरू में 4 अल्फाज कहे थे वो उस तक नहीं पहुंचे, तो मुझे वो दोबारा पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अगर वो दोबारा पहुंचाऊंगा तो वो जुमला पूरा सुन चुका होगा, उसको आखिर में जुमले के शुरू के अल्फाज पहुंच रहे होंगे। जब वो सुनेगा तो वो जुमले का मकसद कुछ और हो जाएगा, और मेरे ख्याल में मोबाइल पे आगे ही हम इतना ज़्यादा लड़ते हैं तो और ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो हर कम्युनिकेशन के अंदर आपको टीसीपी बेस्ड कम्युनिकेशन और एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। नंबर एक एडवांटेज ये है कि रिलायबिलिटी है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है, पहले एडवांटेज बताया मैंने आपको, डिसएडवांटेज ये है कि आपके रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, आपको दोबारा रीसेंड करना पड़ता है, आपको वो सर्टिफिकेट्स देखने पड़ते हैं, सीक्वेंस नंबर देखना पड़ता है, सारा कुछ। ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 मेन प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। टीसीपी यूडीपी हम खुद डिस्कस कर चुके हैं। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, आपको पता चल गया। रिस्पॉन्सिबल ऑफ ब्रेकिंग मैसेजेस इनटू सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। रीअसेंबलिंग देम एट द डेस्टिनेशन, जब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेज नंबर लगे होते हैं, तो वो पेज नंबर लगा के जोड़ लेता है, क्योंकि अगर पेज नंबर नहीं लगे होंगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेज अभी लगेगा, कौन सा पेज इसके आगे लगेगा, कौन सा पेज उससे आगे लगेगा। तो पेजिंग नंबरिंग लगी होती है। मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, अभी आप एज्यूम कर लें, मैं दिखाऊंगा आपको। रीसेंड एनीथिंग दैट इज नॉट रिसीव्ड, कि टीसीपी क्या करता है, अगर उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, यानी उसने खत भिजवाया और उसकी रसीद नहीं आई, तो वो उसको दोबारा भिजवाएगा, ठीक है। जबकि यूडीपी क्या करता है, यूडीपी इतनी टेंशन नहीं लेता, ठीक है। वो देसी स्टाइल मलंगा आदमी है, ठीक है। उसने कहा जी पहुंच गया, नहीं पहुंचा ना पहुंचा। कनेक्शन लेस एंड अनएक्नॉलेजमेंट एंड एक्नॉलेज प्रोटोकॉल, वो बस डाटा भेज देता है। नो चेकिंग फॉर सेगमेंट डिलीवरी, कि वो ये कंफर्म ही नहीं करता कि पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसने कहा मैंने भेज दिया बस, ठीक है। वो बादशाह क्लर्क बादशाह वाला आदमी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। टीसीपी जो है, याद रखें लेयर 4 में टीसीपी, हम उस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करता है। कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करता है, फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फुल डुप्लेक्स क्या होता है,
ठीक है, ये मेरे ख्याल में CCNA आगे डिस्कस करेगा आप लोगों से ए ने बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। एक कम्युनिकेशन होती है फुल डुप्लेक्स कि आप बोल रहे हो, ठीक है, और उसके बीच में वो भी बोल रहा है, ठीक है, यानी सेंड भी कर रहे हो रिसीव भी कर रहे हो। लाइक आप मोबाइल पर हो, आप अपने दोस्त के साथ लड़ रहे होते हो, आपकी आवाज़ भी जा रही होती है, उसकी आवाज़ भी जा रही होती है। हाफ डुप्लेक्स क्या होती है कि एट ए टाइम एक ही बंदा बोल सकता है। अगर आपने वो आर्मी की कोई वो वॉकी टॉकी वाला सिस्टम देखा हो तो उसमें क्या होता है, वो बात करता है और उसके बाद ओवर बोलता है, फिर दूसरा बंदा बात करता है, वो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, कि एक बंदा एट अ टाइम बोलेगा, दूसरा बंदा नहीं बोल रहा होगा, ठीक है। और एक और कम्युनिकेशन होती है जो सिंप्लेक्स होती है, लाइक एक साइड से ही बंदा बोल रहा होता है, दूसरे साइड से बंदे को सुनाई नहीं दे रही होती, लाइक रेडियो ट्रांसमिशन, ठीक है। अच्छा, TCP/IP जो है ना, उसकी कम्युनिकेशन फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन होता है, ठीक है। उसने डाटा भेजा, उसको एक्नॉलेजमेंट आ रही, डाटा भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रही, डाटा भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट, अगर जिसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई वो पैकेट दोबारा भेजेगा। एरर चेकिंग भी कर रहा होता है। एरर चेकिंग क्या, कि मैं एक पैकेट बनाता हूँ, ठीक है, इसमें मैंने डाटा डाल दिया, ठीक है, से मैंने इसके ऊपर डाटा डाल दिया, और डाटा के आखिर में मैंने एक नंबर लिख दिया। नंबर क्या लिखा, मैंने कहा जी इस पूरे लेटर के अंदर ना से 20 दफ़ा ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैं अब छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 20 का नंबर लिख दिया। जब ये पैकेट दूसरे बंदे के पास जाएगा तो उसको ऑलरेडी पता है कि इस जो फील्ड के अंदर क्या इंफॉर्मेशन सेव हुई हुई है, ठीक है, इस फील्ड में इंफॉर्मेशन सेव हुई हुई है कि इस पूरे खत के अंदर कितनी दफ़ा ए लिखा हुआ है, ठीक हो गया। कितनी दफ़ा ए लिखा हुआ है वो पूरा खत पकड़ेगा, उसके अंदर सारे ए काउंट करेगा। अगर ए 20 होंगे तो वो समझ जाएगा ये पैकेट वही है जो वहां से चला था। अगर उसमें 19 ए होंगे तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, फाड़ के फेंक देगा, ये मेरा पैकेट नहीं है, ठीक है। ये एरर चेकिंग स्कीम होती है। ये मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, लाजमी नहीं वो ए चेक करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसे कैसे पता कि जी ये ए ही मैंने चेक करनी है, और उसे क्या पता कि इस डब्बे के अंदर जो अगर 20 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि मैंने ए ही चेक करना है। ये सारी स्टोरी है प्रोटोकॉल की। मैंने आपको क्या बताया था, प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स, कि प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइन किए हुए जी भाई इस फील्ड के अंदर जो 20 लिखा होगा उसका यह मतलब है कि इस लेटर में नंबर ऑफ एज काउंट करने हैं, ठीक हो गया। सीक्वेंसिंग, कि जो डाटा है टीसीपी ने क्या किया, एक बहुत बड़ा डाटा पैकेट था, उसको छोटे छोटे पैकेट्स में चॉप कर दिया, ठीक है, और उन सब पैकेट्स के ऊपर नंबर लगा दिए, एक को 1 कर दिया, एक को 2 कर दिया, एक को 3। लाजमी नहीं है कि आपने 1 2 3 4 5 to 10 भेजे हैं और उसको 1 2 3 4 5 to 10 एक सीक्वेंस में ही मिल रहे हैं। उसको पहले 3 मिल रहा होगा, 2 मिल रहा होगा, 1 मिल रहा होगा, 7 8 9 और 10। फिर वो उन सारों को अपने बफर में रख के सारों को जोड़ेगा, सीक्वेंस नंबर उसमें से उतारेगा, सारे का फिर बड़ा पैकेट बनाएगा और फिर आपको दिखाएगा, ठीक है ना। कभी आप बड़ी तस्वीर पिक्चर खोल रहे होते थे, जब डायलअप का ज़माना था, तो आपको वो पिक्चर थोड़े थोड़े पोर्शंस में कट कट के फिर बनती थी पूरी पिक्चर। सो इट्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसको एक्नॉलेजमेंट आती है, एक्नॉलेजमेंट डिफाइन कर चुके हैं। फ्लो कंट्रोल फील्ड एक्स अलर्ट्स द सेंडर टू स्लो डाउन और स्टॉप सेंडिंग। वही कि मैंने कहा कि मैंने एक बंदे को डाटा ट्रांसफ़र करना शुरू किया, मैंने उसको क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पैकेट भेज दिए। उसने मुझे बताया कि मेरे पास 1 2 3 4 आ गए हैं, उसके बाद बाकियों की उसने एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, तो मैं समझ जाऊंगा, मैं खुद समझ जाऊंगा कि ट्रांसमिशन जो उसकी स्लो करनी है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल क्या है कि जब आप उठा के डाटा ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर से दूसरे, तो कंप्यूटर आपको फ़ौरन बताता है अच्छा 10 मिनट लगेंगे, फिर थोड़ी देर बाद वो या अपनी वैल्यू गिरा देता है या बढ़ा देता है, ठीक है, उस हिसाब से कि वो उसके साथ सिंक्रोनाइज कर रहा होता है कि मैं इसके साथ कितना डाटा भेजूं तो वो एडजस्ट होगा। तो शुरू में जब आप डाटा ट्रांसफ़र करने लगते हो, डाटा फेंकते हो कहीं सर्वर पे फेंक दिया, या वो आपको बताता है जी 20 मिनट लगेंगे या 1 साल लगेगा या 1 घंटा लगेगा, थोड़ी देर बाद वो टाइम गिरता गिरता कम हो जाता है, ठीक है। उसकी ये वजह होती है कि वो विंडो एडजस्ट कर रहा होता है। पैकेट रिकवरी सर्विस, कि भाई अगर उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो वो क्या करता है, उसको रीट्रांसमिट कर देता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल का नोट लिखा हुआ था कि अगर मैं भूल जाऊँ, मैंने बता दिया कि वो एक बुक है, उसके मैंने छोटे छोटे पेजेस फेंक दिए, आपको पोस्ट कर दिए हैं, और हर पेज के बदले मुझे एक सिग्नेचर रिसीव हो रहा है। अगर किसी पेज के बदले सिग्नेचर नहीं रिसीव हुआ तो मुझे पता चल जाएगा ये है, और मैं उसको दोबारा ट्रांसमिट कर दूंगा आपको। TCP/IP के अंदर एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, ठीक है, ठीक है। TCP/IP प्रोटोकॉल जो स्वीट है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, पूरे का पूरा प्रोटोकॉल स्वीट है। ये एक प्रोटोकॉल नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, और इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए TCP/IP इज़ द कंपलसरी थिंग, उसके बगैर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है FTP सर्वर। आप में से जो थोड़ा सा नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं या जो सर्वर्स एंड पे काम कर रहे हैं वो FTP सर्वर कहलाते हैं।
आपको आइडिया होगा एफटीपी सर्वर क्या होता है। एफटीपी सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जिसपे फाइलें पड़ी हुई होती हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आपने अगर कहीं भी फाइल फेंक अपलोड करनी है तो आप जस्ट उठाते हो और उसको अपलोड करना शुरू कर देते हो सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। टीएफटीपी, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन एक सर्वर पे रखनी होती है तो आप राउटर को कहते हैं भाई इस सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन रख दो, तो वो एक जो सर्वर जो वो कॉन्फ़िगरेशन होल्ड कर रहा होता है वो टीएफटीपी सर्वर होता है, ठीक है। तो अगर ये समझ नहीं आ रही तो इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके साथ तो आपका बड़ा वास्ता पड़ना है, अभी थोड़े अरसे में सब्र करें, टेंशन ना लें। टर्मिनल एमुलेशन, टेलनेट, ठीक है। ये भी एक प्रोटोकॉल सॉर्ट ऑफ चीज़ होती है, एप्लीकेशन आप कह लो, कि जब आपने राउटर से कनेक्ट होना होता है, किसी स्विच से कनेक्ट होना होता है, आप टेलनेट और आगे आईपी एड्रेस लिखते हो, आप कनेक्ट हो जाते हो। एसएमटीपी ईमेल का आपको सबको पता है, ईमेल के को चलाने के लिए जो एप्लीकेशन या प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है। जस्ट अ क्विक व्यू के ये तमाम चीज़ें क्या हैं, क्योंकि शायद मैं आगे प्रेजेंटेशन में इनका नाम ले रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगी क्या चीज़ें। एनकैप्सुलेटिंग डेटा बाय लेयर्स, ठीक है। ये एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। आप कहोगे यार ये ओएसआई लेयर मॉडल लग रहा है, मगर इसकी बाकी लेयर्स जो हैं वो कैसा पता नहीं कहाँ खा गए हैं, ठीक है। ये वन लेयर वन है, ये लेयर टू है, ये लेयर थ्री, ये लेयर फोर, और 5 6 7, ये सारी की सारी 5 6 7 लेयर्स हैं, ठीक है। ठीक है, 7 6 और 5, ठीक है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर यहाँ आ गई, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि वो जो आपने एप्लीकेशन से डाटा उठाया, लाइक आपने कहा जी मैंने याहू से किसी बंदे को ईमेल भेजनी है, ठीक है, 1 गीगाबाइट की ईमेल भेज दी आपने, ठीक है। वो सारे का सारा मैसेज था। जब वो मैसेज आपकी अभी केबल पे नहीं गया, केबल ये आपकी फिजिकल लेयर पे, ये आपकी केबल है, ठीक है, जो इंटरनेट की केबल है या डीएसएल की केबल है, ठीक है। उस पे नहीं गया, उस पे जाने से पहले उसके साथ बड़ा कुछ होना है, उसके साथ बड़े कारनामे होने हैं उस बेचारे मैसेज के साथ ना। तो आपका वो सारे का सारा मैसेज जो है ना नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर पर आया। ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर आप अभी पीछे अभी इतनी देर तक हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे टीसीपी या यूडीपी प्रोटोकॉल था। टीसीपी ने क्या किया, अगर उसने टीसीपी यूज़ करना है तो उसने उठाया, उसको चॉप कर दिया, उसको क्या कर दिया, चॉप्स, उस बड़े पैकेट के छोटे छोटे 2 10 12 पैकेट बना दिए, तो वो कहलाते हैं सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स बन गए। मैसेज था या डाटा था ऊपर, और उसके क्या बन गए अब, सेगमेंट्स, क्योंकि वो डाटा चॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क लेयर के ऊपर एक आपका एक प्रोटोकॉल यूज हो रहा था जो आईपी प्रोटोकॉल कहलाता है, जो आपकी एड्रेसिंग का काम कर रहा होता है। आपको बताता है भाई ये आपका एड्रेस है, ठीक है, और आपने इस एड्रेस के पास जाना है और इस रास्ते से जाना है, ठीक है। तो जब आपके उस पैकेट के ऊपर एड्रेस लग जाता है, यानी एक और बंदे नेट ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसके चॉपिंग कर दी, चॉपिंग करने के बाद उसके ऊपर से नंबरिंग शंबरिंग सारा कुछ कर दी, फिर उसके बाद उसने उस लफाफे को सील कर दिया, नेटवर्क लेयर वाले के पास आया, नेटवर्क वाले ने अपना एक और लफाफा चढ़ाया और उसके ऊपर टू एंड फ्रॉम का एड्रेस लिख दिया। जब वो नीचे आया डाटा लिंक लेयर पे, तो उसने क्या किया, आपका फिजिकल एड्रेस लगा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है फिजिकल एड्रेस क्या होता है। दुनिया में जितनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं उन सब का यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है, जिसे हम फिजिकल एड्रेस कह सकते हैं, मैक एड्रेस कह सकते हैं, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है और 48 बिट्स का होता है, ठीक है। अब मैं आपको पहली स्लाइड पे लेके जाता हूँ, ठीक है। जहाँ मैंने आपको आईपी एड्रेस दिखाया था वहाँ पर आपको एक फिजिकल एड्रेस दिखाया था। ये होता है आपका मैक एड्रेस, ठीक है। इस मैक एड्रेस के जो पहले 6 डिजिट्स होते हैं ना, ये आपकी वेंडर आईडी होती है, ठीक है। अगर ये जो नेटवर्क कार्ड इस कंप्यूटर में लगा हुआ है, अगर ये इंटेल ने बनाया है तो इंटेल जितने कार्ड्स बनाएगी उन सब का यही मैक एड्रेस होगा, पहले 24 बिट्स, ठीक है। इन पहले 24 बिट्स को हम कहते हैं वेंडर आईडी, ठीक है। और बाकी जो 24 बिट्स होते हैं ये यूनिक आइडेंटिटी होते हैं, ठीक है। तो इंटेल क्या करती है कि हर हर अपने पास से बनने वाले कार्ड को ये नंबर दे देती है और आगे 4C6A C4C5C6C7C8C9C10 चलता रहता है। इसकी वजह से दुनिया में जितने नेटवर्क कंपोनेंट्स बनते हैं जिन्होंने नेटवर्क पे कम्युनिकेट करना है, हर कंपोनेंट का मैक एड्रेस डिफरेंट होता है। पहले 24 जो बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वेंडर आईडी है जो बताता है भाई ये किस कंपनी का लैंड कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। और जो दूसरी पोर्शन है वो क्या कहलाता है, यूनिक आइडेंटिटी। फिर वो वेंडर उसके अंदर इंक्रीमेंट कर करके उस नंबर को चेंज कर सकता है। वेंडर इस नंबर को कभी नहीं चेंज करेगा, इस नंबर को चेंज करेगा। हाँ, अगर उसके ये सारे नंबर कंज्यूम हो गए हैं वो दोबारा इंटरनेट के पास जाएगी और उससे दोबारा एक नया मैक एड्रेस लेगी और उसको यूज़ करेगी, ठीक हो गया। तो
ये डाटा लिंक लेयर पे आपका वो मैक एड्रेस का ठप्पा लग रहा होता है, ठीक है ना। सही, मैंने कहा जी मेरे घर का एड्रेस है जी से सेटलर टाउन सरगोदा, ठीक है, मगर आपने गली नंबर और मकान नंबर नहीं लिखा, तो डाटा लिंक लेयर क्या करती है, वो गली नंबर और मकान नंबर लिख लेती है। तो नेटवर्क लेयर्स पे आपको हायर लेवल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये पंजाब में है, सरगोदा में है, सेटलर टाउन में है। सेटलर टाउन में किस स्पेसिफिक जगह पे है, तो वो डाटा लिंक लेयर ने डाल दी। फिर उसके बाद जब डाटा लिंक लेयर का हेडर लग जाता है, यानी वो उसका लिफाफा चढ़ जाता है, तो वो डाटा जो सा है वो फ्रेम बन जाता है, ठीक हो गया। और आपको ये बताता चलो कि डाटा लिंक लेयर या मैक एड्रेसेस पे जो चीज़ काम करती है वो हमारा स्विच होता है नॉर्मली, और आईपी एड्रेसेस पे जो काम करता है वो हमारा राउटर होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद वो पैकेट आता है फिजिकल लेयर पे, और 0 1 की शक्ल में वो बेचारा दूसरे बंदे के पास चला जाता है। मैंने इसे बेचारा क्यों कहा, बेचारे के साथ हुआ इतना कुछ है, तो ये पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। और इसने फिर दोबारा ये लिया, इसने देखा ये मेरा ही एड्रेस लिखा हुआ था, मेरा ही गली नंबर है, मेरा ही आईपी एड्रेस है। ट्रांसपोर्ट लेयर ने उन सेगमेंट्स को दोबारा जोड़ा, एक पूरी किताब बनाई और एप्लीकेशन लेयर पे पहुंच गया। और वो जो दूसरा बंदा उसका फ्रेंड, उसने वो एक्सप्लोरर खोला हुआ है, ईमेल में गया हुआ है और उसको ईमेल नज़र आ जाती, ठीक हो गया। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। ओ एस आई लेयर मॉडल अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा ओ एस आई लेयर मॉडल की वीडियो समझें, और फिर उसके बाद ये आके समझें तो आपको दोबारा समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। टीसीपी हेडर, ठीक हो गया। टीसीपी हेडर क्या चीज़ है, बहुत मुश्किल है, परेशान नहीं होना। अच्छा, सिस्को अपनी बुक के अंदर ना इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करती, मगर मैंने कोशिश की कि इसको ना सारा डिस्कस कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। या आपको समझ आ जाएगी या आप सीसीएनए छोड़ के भाग जाओगे, तो दोनों सिचुएशंस होगी तो अच्छा ही हो जाएगा। या सीसीएनए छोड़ के भाग जाओगे तो कुछ और अच्छा कर लोगे, या फिर सीसी कहोगे नहीं यार पढ़नी है, ये समझनी है, तो समझ लोगे, ठीक है। अगर आपको बिट्स बाइट्स नहीं ना पता, तो इसको यहीं छोड़ के पहले बिट्स बाइट्स समझ लो, ठीक है। बिट्स बाइट्स क्या होते हैं कि अगर मैंने कहा ये एक ज़ीरो है तो इसका मतलब ये एक बिट है, ठीक है। अगर मैंने कहा ये 2 ज़ीरो हैं तो 2 बिट्स हो गए। अगर मैंने कहा ये 8 ज़ीरो हैं यानी 8 बिट्स हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक बाइट बन जाएगा, ठीक है। ये बाइट्स नेटवर्किंग के अंदर बिट्स बाइट से नहीं भागना, ठीक है। ये एक बाइट है, ठीक है, ये एक बाइट है। ये लिखा हुआ नहीं नजर समझ आएगा, मैं इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। जब आपका पैकेट यहाँ से चला तो टीसीपी आईपी लेयर ने, मैं आपको कह रहा हूँ, लिफाफा चढ़ाया, फिर नेटवर्क लेयर ने एक लिफाफा चढ़ाया, फिर डाटा लिंक लेयर ने एक लिफाफा चढ़ाया, फिर फिजिकल लेयर ने एक लिफाफा चढ़ाया। तो ये वही स्टोरी है। ये जो मैं आपको हेडर बता रहा हूँ ये एक्चुअली लिफाफा है, ठीक है। यानी मेरा पैकेट था, ये डाटा एक्चुअली, ये एक्चुअली प्योर डाटा है जिसके अंदर मैंने लिखा हाय हाउ आर यू, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जब वो टीसीपी आईपी लेयर के पास आया तो टीसीपी आईपी लेयर ने ना अपना ये यहाँ पे एक हेडर लगा दिया, ठीक है। ये कितने बाइट का होता है, ये 20 बाइट का हेडर है, इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम इन तमाम फील्ड में पढ़ेंगे। फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर पे गया, नेटवर्क लेयर ने अपना आईपी का हेडर लगा दिया, ठीक है। फिर वो डाटा लिंक लेयर पे गया, डाटा लिंक लेयर ने अपना हेडर लगा दिया, फिर वो फिजिकल लेयर पे चला गया। एक्चुअल डाटा आपने देखा आपका ये डाटा था सिर्फ, ठीक है। और ये बाकी जो से ये बेचारे पे लिफाफे चढ़े हुए हैं। इसकी वही एग्जांपल कि आपने अगर किसी को एक किताब देनी है, आप उसको वो 3 डब्बों में बंद करके दे देते हो, ठीक है। वो पहले पहला डब्बा खोलता है, फिर दूसरा डब्बा खोलता है, फिर तीसरा डब्बा खोलता है। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी एक कज़न थी, हमने उसकी कुछ सालगिरह मनानी थी, तो उसको हमने पता नहीं बहुत छोटा सा गिफ्ट दिया, मगर उसको कोई 20 25 डब्बों में बंद करके भेजा। तो वो जब उसको मिला तो वो समझ रही थी पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ है, मगर उसने कोई जब 10 20 डब्बे खोले तो उसको पता चला अंदर से तो बहुत छोटी सी कोई चीज़ निकली थी, मुझे याद नहीं आ रहा अभी क्या था वो, ठीक है। तो एक्चुअली ये डब्बा या कवर चढ़ाया है। कवर क्यों चढ़ाया है, क्योंकि इस कवर का बड़ा काम है यहाँ पे, इसके बगैर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो टीसीपी आईपी जो आपको हेडर चढ़ाता है, टीसीपी जो हेडर चढ़ाता है, सॉरी टीसीपी आईपी नहीं, टीसीपी जो हेडर चढ़ाता है वो 20 बाइट का होता है। ये देखो 20 बाइट, बाइट कैसे, एक 2 बाइट ये, 4 बाइट ये, देखो 0 से लेके 31 बिट्स हैं, ठीक है, यानी 32 बिट्स हैं। 32 को जब आप 8 पे डिवाइड करते हो तो 8 4 32, तो 4 बाइट्स ये हैं, 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 1 2 3 4 5, 5 4 20, तभी ये यहाँ तक बता रहा है आपको। 20 बाइट्स का हेडर चढ़ता है आपका ऊपर, ठीक है। ये नीचे डाटा है, ठीक है, ये आपका डाटा है जिसमें आपने वो सारी स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है। ये यानी उस बंदे का गिफ्ट है, ठीक है, मगर गिफ्ट के ऊपर आपने 20 बाइट्स का हेडर चढ़ा दिया, ठीक है। इस हेडर में क्या होता है,
सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, कि ये कहाँ से जा रहा है और कहाँ पे आ रहा है। पोर्ट की एग्जांपल मैं अभी आपको आगे दूंगा, बड़ी स्टोरी है वो भी। ठीक है। सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर क्या, वही जो पेजेस का सीक्वेंस नंबर है। मैंने कहा 1000, इसका 1001, 1002, 3, 4, 5, 6। तो जब वो 1 गीगाबाइट का पूरा पैकेट, सारे पैकेट्स उसके पास पहुंच जाएंगे, तो उसने वो पैकेट्स कैसे जोड़ने हैं। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नंबर, कि मेरे पास 1 पहुंच गया, 2 पहुंच गया, 3 पहुंच गया, 4 पहुंच गया, 5 पहुंच गया, 6 पहुंच गया, इस तरह। ठीक है। हेडर लेंथ, हेडर लेंथ क्या होती है कि ये पैकेट, ये फील्ड आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को बताती है। ये सारा कुछ ट्रांसपेरेंट टू द यूजर होता है। जब ट्रांसपेरेंट टू द यूजर मैं कहता हूँ, तो इसका मतलब आपको अपनी आंख से नजर नहीं आ रहा है ये काम कहाँ हो रहा है, मगर आपका कंप्यूटर कर रहा होता है। ठीक है। हेडर लेंथ सिर्फ 4 बिट्स की होती है। 4 बिट क्या, 1, 2, 3 और 4, 4 बिट्स की हेडर लेंथ होगी। इसके बारे में मैंने एक ब्रेन ट्विस्टर डाला हुआ है यहाँ पे, मैं बाद में दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है। हेडर लेंथ ये कि आपके कंप्यूटर को बताती है कि जी मेरी जो, आपका जो हेडर है वो इतना है। ठीक है। और इससे आगे आपका डाटा है। इसकी एग्जांपल मैं एक ऐसे दे सकता हूँ कि अगर आपके पास एक ख़त रिसीव हुआ, ठीक है, एक इन्वेलप के अंदर, और उसके ऊपर याद है आपको एक डॉटेड लाइन लगी होती है और वहाँ पे कैंची बनी हुई होती है। ठीक है। ठीक है। तो कैंची का मतलब है यहाँ से काटें, अगर आप उसको बीच में से काट देंगे ना, तो आपका ख़त भी फट जाएगा। ठीक है। तो उसने ये बताया हुआ है कि जी आपका ये इतना पोर्शन हेडर है आपका। समझ आ गई। अगर इससे नहीं समझ आई तो मैं इससे अच्छी एग्जांपल कोई नहीं दे सकता, ये अभी मुझे ब्रेन वेव आई है। ठीक है। रिजर्व्ड, ठीक है, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्यों है ये रिजर्व किया हुआ फ्यूचर यूज के लिए। कोड बिट्स, कोड बिट टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग इस स्टेप पे जाएंगे कि अगर दो कंप्यूटर्स ने आपस में कम्युनिकेट करनी है तो कैसे करनी है। ठीक है। कि भाई जब वो पहला पैकेट जाता है तो वो उसका विंडो खड़काता है, दूसरा पैकेट जाता है तो ठीक है, मैं मेरे पास पैकेट पहुंच गया, और वो सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। विंडो साइज, के विंडो साइज की मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि वो कहता है ठीक है जी इसको सिर्फ 4 पैकेट भेजो। ठीक है। अगर आप उसको 10 पैकेट भेजते हो और वो बताता है 5 की एक्नॉलेजमेंट भेजता है, तो आप अपना विंडो साइज 5 कर दोगे। ठीक है। तो ये 16 बिट्स में ये इन्फॉर्मेशन होती है। ये 16 का मतलब बिट्स हैं, बाइट्स नहीं है, क्योंकि पैकेट पूरे बाइट का है, ये 16 बिट्स की इन्फॉर्मेशन। ठीक है। चेकसम, चेकसम क्या, मैंने बताया वो आखिर में 20 का नंबर लिखा हुआ था, जो बताता है इस पैकेट के अंदर 20 एज हैं। ठीक है। अगर उस पैकेट के अंदर 20 ए नहीं होंगे तो वो पैकेट रिसीव नहीं करेगा। इसका मतलब रास्ते में उस पैकेट को कुछ हो गया है, सिग्नल इंटरफेरेंस होगी, या किसी ने खोल के कुछ कर दिया उसे। लाइक से मैंने कहा हेलो हाउ आर यू, इस जुमले के अंदर से मैं कहता हूँ एल जो सा है वो हेलो हाउ आर यू 2 दफ़ा लिखा हुआ, मैंने इस चेकसम के अंदर 2 लिख दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, किसी ने वो पैकेट खोला या कुछ हुआ, उस पैकेट के अंदर वैल्यूज चेंज होगी और बन गया हेलो हेल टू यू। ठीक है। अब इसमें तो एल की क्वांटिटी 4 हो गई, 4 दफ़ा एल लिखा हुआ है। तो जब वो रिसीविंग कंप्यूटर उसको रिसीव करेगा और उसको ऑलरेडी पता होगा कि ये नंबर ऑफ एल्स इन द लेटर है, तो वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को डिस्कार्ड कर देगा। वो कहेगा ये मेरे लिए पैकेट ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो हेलो हेल 4 दफ़ा एल लिखा हुआ है, जो कि चेक सम के अंदर 2 दफ़ा लिखा हुआ है। तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा और उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, और टीसीपी देखेगा एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो वो उसको दोबारा सेंड कर देगा। ठीक हो गया। ये ये ना समझेंगे आपको सिक्योरिटी दे रहा है, इसका सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी अगर दे रहा हुआ है तो अगर कोई बंदा डाटा से चेंज कर रहा है तो वो चेकसम भी चेंज कर देगा, वो इसको भी 4 कर देगा, तो दूसरे बंदे को तो पता ही नहीं चलेगा। सिक्योरिटी के लिए हम और कोई प्रोसीजर यूज करते हैं। अर्जेंट, अगर कोई पैकेट आपने अर्जेंटली भेजना है, लाइक सिस्टम अपनी कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उसके लिए यूज होता है। ठीक है। इसको बहुत परेशानी ना लें, तो क्योंकि ये कहीं पे भी डिस्कस नहीं हुए हुए इतनी डिटेल में, ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दी है आपको। ठीक है। ऑप्शनल कि अगर आपने कोई और एडिशंस करनी है, मगर वो टीसीपी का हेडर नहीं होगा और कुछ होगा। और डाटा आपका वेरिएबल साइज का होता है, जितना आपका डाटा जा रहा है। ठीक है। एक क्विक रिव्यू, टीसीपी हेडर मिथ। ठीक है। मिथ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप अगर, मैं इस स्लाइड पे सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है क्योंकि सिस्को की बुक के अंदर इसकी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई हुई थी। अगर आप गूगल भी कर रहे थे तो टीसीपी हेडर बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं हुआ होता। टीचर आता है, पढ़ाता है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, नीचे आके डाटा, बस। यहाँ की कोई स्टोरी कोई किसी को नहीं बता रहा होता कि क्या, मुझे लगता है टीचर को भी क्लियर नहीं होती। तो खैर ऐसी भी बात नहीं है, मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि इसमें थोड़ा खपना ज़्यादा पड़ता है, आउटकट कम होती है। मगर आप जब आगे चल जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, थोड़ा आगे जाके जब तक आपको ये ना पता हो कि आपकी वायर पे जा क्या रहा है, मज़ा नहीं आता।
यू डोंट लाइक टू बी अ नेटवर्क इंजीनियर विदाउट नोइंग कि आपकी वायर पे है क्या चीज़, बिट्स बाइट्स क्या है। अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तब तब आपको अंडरस्टैंड होगा कि भैया ये जो इतनी देर से हम खप रहे हैं, तो जिनमें से मुझे पता है आप में से आधे से ज़्यादा ऊँग भी रहे हैं, शायद कुछ लोग फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके भी ये वीडियो देख रहे हो कि कब ये चुप होगा, ठीक है। तो बहरहाल देखते हैं। तो टीसीपी हेडर की मिथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये 4-5 फील्ड्स हैं जो आपको आगे मैं और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये एक्चुअली ये हैं कोड बिट्स 6, ठीक है। ये क्या है? अर्जेंट पॉइंटर फील्ड स्पेसिफिकेशन के अगर कोई पैकेट अर्जेंट है, एक्नॉलेजमेंट फील्ड स्पेसिफिकेशन के मैंने आपको क्लासरूम में एक बंदा है, टीचर है, वो लेक्चर दे रहा है, लेक्चर देने के बाद वो कहता है कि किसी को कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक हाथ ऊपर खड़ा करता है, कहता है जी मुझे क्वेश्चन है, और वो कहता है जी मुझे ये बात नहीं समझ आई, तो टीचर दोबारा बताता है, वो लड़का सर हिला देता है। वो सर हिलाने को एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। मैंने आपको एक पैकेट भेजा और आपने मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजी, ठीक है, मुझे मिल गया, ठीक है। पुश फंक्शन, पुश फंक्शन क्या होता है कि आपने एक ईमेल लिखी और ईमेल अब आपने दूसरे दोस्त को भेजनी है, तो ये पुश फंक्शन है, आपका पैकेट बाहर जा रहा है, ठीक है। रीसेट द कनेक्शन, आपने को बात की है मगर आपको समझ नहीं आई, आपने दोबारा सर हिलाया, आपने कहा दोबारा से बताओ, तो रीसेट द कनेक्शन हो गया। इसको मैं नेटवर्किंग की ज़ुबान के अंदर अगले लेक्चर में बताऊंगा जब हम समझेंगे कम्युनिकेशन होती कैसे है। सिंक्रोनाइज द सीक्वेंस नंबर, ठीक है। सिंक्रोनाइज क्या कि जब आप पहली दफ़ा कम्युनिकेशन करने लगते हैं ना, तो आप उसको पहला पैकेट भेजते हो और उसका सीक्वेंस नंबर 1 होता है, तो 2 3 और फिर उसके बाद जब आप सारी बातें ख़त्म कर चुकते हैं तो फिर आप फिन का पैकेट भेजते हो, ठीक है। उस पैकेट के अंदर फिन की फील्ड एनेबल करके भेजते हो, यानी ये टीसीपी के हेडर में फिन की फील्ड एनेबल करके भेजते हो, ठीक है। हेडर लेंथ, हेडर लेंथ यानी ये हमने 4 बिट्स की फील्ड पढ़ी थी, ठीक है। ये नहीं समझ आई तो फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि ये आप लोगों के फ्रेंकली स्पीकिंग समझने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे थोड़ा ज़्यादा शौक है पढ़ाने का, तो इस वजह से, ठीक है। ये 4 फील्ड्स होती हैं विच शोज द नंबर ऑफ 32 बिट्स वर्ड इन द हेडर, ठीक है। कि ये बताता है कि आपके पूरा हेडर कितने बड़े साइज़ का है, ठीक है। यानी वही ये जो डॉटेड लाइन आपके इन्वेलप पे है कि यहाँ से काटो ताकि आपके अंदर जो इन्वेलप के अंदर पड़ा हुआ जो लेटर है वो ना फटे, ठीक है। वो कैसे होता है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 होती है, ठीक है। अगर बाइनरी में आप 5 लिखो तो 1 2 4 8, तो ये इतने बिट्स बनता है। 5 को अगर 32 से मल्टीप्लाई करो तो 160 होता है, 160 को 8 पे डिवाइड करो तो 20 बाइट्स बनते हैं। यानी इस वैल्यू को देखा जाए तो आपका हेडर मिनिमम 20 बाइट का होता है, मगर आप इसमें और ये ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन डाल के इसको 60 बाइट तक लेके जा सकते हो। क्यों? क्योंकि इस 4 बिट्स की फील्ड में मैक्सिमम वैल्यू जो सी 1 2 4 8 सारी ऐड करो तो 15 बनती है, और 15 को जब आप 32 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी ये 32 से, ठीक है, तो ये 480 बन जाती है। कुछ समझ आ रही है? किसी को समझ नहीं आएगी, ठीक है, छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है। मैंने काटा मार दिया इसके ऊपर, ठीक है। किसी को बहुत शौक हो इस चीज़ को समझने का, तो सीसीएनए के बाद मुझे एक दफ़ा रिमाइंड करा देना, मैं आपको ये हेडर लेंथ का एक सेपरेट लेक्चर दे दूंगा कि हेडर लेंथ होती क्या है, ठीक है। क्योंकि ये बिट्स की वैल्यूज़ है, आपको इतने समझने की ज़रूरत नहीं है। सीसीएनए में क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि हेडर लेंथ कितने बिट की होती है और 4 बिट की एग्जाम्पल क्या है, 4 बिट में होता क्या है। एक्चुअली 4 बिट्स के अंदर एक्चुअली नंबर्स ही होंगे ना जो आपको बता रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक टूल है वायर शार्क के नाम पे, वायर शार्क, ओके, गूगल कर लो, ठीक है। ये एक टूल है जो आपके पैकेट्स पकड़ता है नेटवर्क में जा रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी जो ये ट्रांसमिशन हुई कि मेरे कंप्यूटर से किसी कंप्यूटर तक एक पैकेट जा रहा है जो टीसीपी का है, ठीक है। ये देखो, ये टीसीपी का पैकेट है, ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल है ये। और मैंने जब टीसीपी का हेडर खोला, ये देखो, ये मैंने टीसीपी का हेडर खोला है, लेट मी टेक अ हाइलाइटर, ठीक है, ज़्यादा गंद मचा दिया। ये देखो, ये टीसीपी का हेडर खोला और इसने कहा जी सोर्स पोर्ट जो सी है वो 443 है और डेस्टिनेशन पोर्ट ये है, ठीक है। ये देखो, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, अगर आपको याद हो सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। पोर्ट की एग्जांपल दे देता हूँ। आप ट्रेन स्टेशन गए, ट्रेन स्टेशन पे लिखा हुआ होता है जी, अनाउंसमेंट हो रही है जी, लाहौर से आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आएगी, ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आप चले जाते हो और लाहौर से आने वाली जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आती है और आप अपने गेस्ट को रिसीव कर लेते हो, ठीक हो गया। तो इसकी स्पोर्ट्स की भी एग्जांपल ऐसे ही होती है। आपके कंप्यूटर को पता होता है कि कौन से पोर्ट पे मैंने डाटा भेजना है। ये आपको फिजिकल पोर्ट्स नहीं होती, ये सारा लॉजिकल काम हो रहा है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा एब्जॉर्व करने में भी मुश्किल हो रही है, ठीक है, कि कौन सी पोर्ट से डाटा आ रहा है। लाइक लाहौर के प्लेटफॉर्म नंबर 10 से बंदा बैठा और फैसलाबाद में प्लेटफॉर्म नंबर 20 पे उतरा, तो सोर्स प्लेटफॉर्म क्या होगा 10 और डेस्टिनेशन प्लेटफॉर्म क्या होगा 20, ठीक हो गया।
यहाँ लाहौर और फैसलाबाद का जिक्र नहीं आ रहा कहीं पे, देख रहे हैं आप। लाहौर और फैसलाबाद का जिक्र कहाँ आएगा, जब हम आईपी के हेडर की बात करेंगे, ठीक है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने सीक्वेंस नंबर बताया कि सीक्वेंस नंबर इसका 1 था, एक्नॉलेजमेंट नंबर 108 था, ठीक है। हेडर की लेंथ कितनी है, 20 बाइट्स, याद आया, वेरी गुड। विंडो साइज वैल्यू के भाई 876 बाइट्स का विंडो साइज है, यानी इतने बाइट्स का डाटा भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। और आगे ये चेकसम वैल्यू है, गुड चेकसम, बैड चेकसम, कि चेकसम कंप्लीट हुआ या नहीं, और ये वो सारी स्टोरी ये समझ आनी चाहिए आपको। इसमें से थोड़ी सी भी 50% भी समझ आ गई, दैट्स एनफ, बहुत है, ठीक है। मैं एक्चुअली इस पैकेट को लिया हुआ है और इस पैकेट का आपको टीसीपी का हेडर दिखा रहा हूँ, ये सारा टीसीपी का हेडर है। यूडीपी का हेडर देखा, वो 20 बाइट का था बेचारा, इतनी स्टोरियां सुनाता था, इसने टेंशन ही नहीं डाली, ठीक है। इसने कहा डाटा पहुंचता है नहीं पहुंचता मुझे कोई मसला नहीं है। उसने कहा जी प्लेटफॉर्म नंबर 10 से तूने चढ़ना है और 20 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतर जाना है, तेरी लेंथ जो सी है पैकेट की इतनी है, और चेक समझी ये चेक कर लेना, इसमें 20 दफ़ा ये लिखा हुआ है, दैट्स इट। और 7 डाटा लगाया और भेज दिया, ठीक है। तो यार इस पैकेट के अंदर कम हेडर्स हैं, कम इंफॉर्मेशन है आपकी, ठीक हो गया। मगर इसको कोई एक्नॉलेजमेंट के चक्कर नहीं, इसको कोई सीक्वेंस नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि इसे टेंशन ही नहीं है। इसने उठाया पैकेट भेज दिया, पैकेट पहुंच गया, नहीं पहुंचा ना पहुंचे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये पोर्ट्स हैं, ठीक है। पोर्ट्स क्या होती हैं, जिसमें मैंने आपको डिफाइन किया कि प्लेटफॉर्म नंबर 21, 23, 25, लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास लाहौर में एक स्टेशन है, उसके ऊपर मैंने कहा जी जो प्लेटफॉर्म नंबर 21 पे बंदा आए तो उसको जी हार पहना दो, प्लेटफॉर्म नंबर 23 पर आए तो उसको जूतियों वाला हार पहना दो, प्लेटफॉर्म नंबर 25 पर आए तो उसको क्या कर दो, समोसे खिला दो, प्लेटफॉर्म नंबर 53 पर आए तो उसको जी नान कबाब खिला दो। भूख लगी, मैंने अभी खाना भी नहीं खाया, मज़े की बात ये है। तो ये प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की ज़बान में ये पोर्ट्स होती हैं, और अगर कोई पोर्ट नंबर 21 पर आए तो उसको जी फाइल ट्रांसफ़र करवा दो, कोई पोर्ट नंबर 23 पर आए तो उसको जी टेलनेट करवा दो, राउटर में एक्सेस करा दो, एसएमटीपी मेल ट्रांसफ़र करवा दो, रिप एसएनएमपी, ठीक है। ये सारी पोर्ट्स हैं। अच्छा, अब पोर्ट्स में कन्फ्यूजन जो लोगों को होती है वो ये कि एक टीसीपी की पोर्ट होती है और एक यूडीपी की पोर्ट होती है। लाइक आपका टीएफटीपी सर्वर जो सा है या डीएनएस सर्वर जो सा है, वो कम्युनिकेशन टीसीपी से करता ही नहीं है। वो कहता है जी मुझे यूडीपी बेस्ड कम्युनिकेशन चाहिए, मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए ही नहीं है, ठीक है। मगर जब आपने टेलनेट सेशन किया या एफटीपी पे फाइल ट्रांसफ़र की तो आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए, ठीक है। तो टीसीपी की जो पोर्ट्स हैं वो स्पेसिफिक हैं, और तमाम डिवाइसेस, तमाम एप्लीकेशन जो टीसीपी की पोर्ट्स यूज़ करेंगी वो एक्नॉलेजमेंट भी करेंगी, टीसीपी वाला बिहेवियर होगा। और जो यूडीपी वाली हैं उनकी तरफ से जाए ना जाए, ठीक है। लाइक वाइस की कम्युनिकेशन जो सी है वो यूडीपी प्रोटोकॉल करता है, पोर्ट कौन सी है मुझे याद नहीं, ठीक है। ये आपको पोर्ट्स याद होनी चाहिए, जो मेन वेल नोन पोर्ट्स है ना वो याद होनी चाहिए। कि जी अगर आपसे कोई पूछे जी पोर्ट नंबर 23 पे क्या कौन सी एप्लीकेशन काम करती है, जी पोर्ट नंबर 23 पे टेलनेट काम करता है। आपका वेब सर्वर कौन सी पोर्ट पे काम करता है, पोर्ट नंबर 80 पे। अगर आप एक कंप्यूटर के पास जाते हो जिसके पास याहू का पेज पड़ा हुआ है और उसको कहते हो जी मुझे याहू का पेज दे दो पोर्ट नंबर 80 पे, ठीक है, तो वो आपको पेज दे देगा। अगर आप उसे कहोगे जी मुझे पेज दे दो और कहो जी मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 69 पे दे दो, तो वो आपको पेज नहीं देगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी डेस्टिनेशन पोर्ट पे जा रहे हैं, ठीक है ना। वो बल्कि मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, वो कहते हैं ना एक प्लेटफॉर्म एक साहब होते हैं, अब मैं किसी कॉस्ट या वो बंदे का जिक्र नहीं करना चाह रहा, आप समझ तो गए होंगे, ठीक है, समझ तो गए होंगे, में भी समझने वाली बात है। तो वो क्या कहता है कि भाई वो अनाउंसमेंट होती है कि जी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आ रही है, वो उतर के ना पटड़ी पे चढ़ जाते हैं। तू क्यों पटड़ी पे चढ़ गया, कहता है अनाउंसमेंट हो रही है प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ठीक है। तो ऐसी कन्फ्यूजन नहीं करनी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 23 जो है उस पर टेलनेट की एप्लीकेशन आएगी। अब उसके लिए सवाल ये पैदा होता है कि वो प्लेटफॉर्म या पोर्ट ओपन कैसे होती है जब आपने अपने सर्वर के अंदर टेलनेट की सर्विसेज इनेबल की होती है। अगर आप अपने कंप्यूटर को कहें जी मुझे पोर्ट नंबर 80 पे याहू का पेज दे दे, तो नहीं देगा, क्योंकि उसके पास याहू का पेज भी नहीं पड़ा हुआ। दूसरी बात, वो आपका कंप्यूटर वेब सर्वर भी नहीं है। जब आप अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर बना दोगे फिर पता चल जाएगा। अब ये पता करना हो कि आपके कंप्यूटर की कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, इसके लिए पोर्ट स्कैनिंग एक टूल यूज़ होता है, हैकर्स बहुत यूज़ करते हैं। हैकर ने ये चेक करना हो कि ये दूसरी साइड पे कंप्यूटर कौन सा पड़ा हो, वो अपने कंप्यूटर पे है स्कैनिंग का टूल चला के उसका आईपी एड्रेस दे देता है और उसे कहता है तमाम पोर्ट्स पे स्कैन मार दे। आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होती हैं कम्युनिकेशन में वो 0 से लेके 65,535 तक होती हैं। वो कंप्यूटर शुरू हो जाता है पोर्ट्स पे स्कैन मारना। उसे जिस जिस पोर्ट पे से रिप्लाई आता है ना, लाइक आपने कहा आप एक कंप्यूटर के पास गए, यानी लाइक आपके पास
कॉरिडोर है, कॉरिडोर के अंदर डोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। हर डोर के पीछे एक स्पेसिफिक उस्ताद बैठा हुआ है, टीचर बैठा हुआ है। आप एक दरवाजे पे नॉक करते हो, अंदर से इंग्लिश का टीचर निकलता, तो आपको पता है इस दरवाजे पे इंग्लिश का लेक्चर होता है। दूसरे दरवाजे पे नॉक करते हो, कोई बंदा नहीं निकलता, ठीक है। तो वो जो आप कहते हो यार यहाँ पे कोई नहीं होता, यहाँ कोई लेक्चर नहीं हो रहा, दूसरे दरवाजे पे नॉक किया, वहां से उर्दू का निकला, एक पे नॉक किया, वो साइंस का निकला, आप भाग गए, ठीक है ना। ठीक है, एक पे नॉक किया, मैं निकल आया सीसीए ने पढ़ाने के लिए, आप गायब ही हो गए, आप नजर ही नहीं आओगे आइंदा, ठीक है ना। तो इस तरह की स्टोरी है, आपने तमाम दरवाजों पे नंबर लिख दिए, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर उस दरवाजे के पीछे वो टीचर यानी उस पोर्ट के पीछे सर्विसेज चल रही हैं तो वो दरवाजा खुलेगा, अदरवाइज दरवाजा नहीं खुलेगा। और हैकर्स की वर्ल्ड के अंदर एक टर्म यूज होती है पोर्ट नॉकिंग, कि हैकर जो सा जब उसने अटैक करना होता है ना, वो तमाम दरवाजे खटखटा के देख रहा होता है पोर्टें, जिस पोर्ट से उसे जवाब मिल रहा होता है वो नोट करता रहता है अपने पास। और हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सेट ऑफ पैटर्न है। आपकी विंडोज़ 97 जो सी है या विंडोज़ 98 जो सी थी या एक्सपी है, वो आपको पोर्ट नंबर 23 पे रिप्लाई देती है, और विंडोज 7 बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देती। तो आप समझ जाते हो यार ये विंडोज 7 नहीं चला रहा है, ये विंडोज एक्सपी चला रहा है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे हैकर्स हैं, उन्होंने एक सेट ऑफ डिफाइंड रूल बनाए हुए हैं कि भाई अच्छा यूं, अगर यूं के मुझे पोर्ट 10 12 15 16 से रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये विंडोज़ एक्सपी की मशीन है। अगर 20 25 100 120 से आ रहा है तो ये लाइनिक्स की मशीन है। उसे इससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये कौन कौन सी मशीन है, ठीक है। तो आप अपने सिस्टम्स पे अननोन पोर्ट्स जो सी वेल नोन पोर्ट्स होती हैं उनको डिसेबल रखते हो हमेशा, ठीक है। अगर आपने देखना हो कि कैसे पोर्ट्स देखनी है तो जस्ट गूगल इट, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो अच्छा ये पोर्ट्स भी जो से आईपी एड्रेस की तरह आपको लेनी पड़ती है, आपको नहीं लेनी पड़ेंगी। अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो और आप चाहते हो जी वो एप्लीकेशन जो सी है वो पोर्ट नंबर 2022 पे आए, लाइक आप आप प्राइवेट ट्रेन चलाना चाहते हो और आप लाहौर वालों को कहते हो मुझे ये ट्रेन चाहिए, और आप मेरी ट्रेन के लिए ना एक अलहदा प्लेटफॉर्म बना दें, तो आप उनको पैसे दोगे और वो आपके लिए प्लेटफॉर्म बना देंगे और आपकी ट्रेन वहां पर आया करेगी। प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी, पटड़ी पे आएगी, ठीक है, प्लेटफॉर्म के सामने वाली पटड़ी, ठीक है। तो ये वही स्टोरी है, ठीक है। तो वेल नोन पोर्ट्स जो सी 0 से लेके 1023 तक हैं, जिस तरह ये वाली वेल नोन पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये आप बाई नहीं कर सकते, ये वेल नोन है, सबको पता है, ये रजिस्टर्ड है, बाउ पोर्ट है, ठीक है। और 1024 से लेके 4915 तक 49,151 50,151 पोर्ट्स जो सी हैं, ये आपकी रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं। लाइक आप कल को कहते हो यार मैंने एक मैसेंजर बनाना है, उर्दू IT अकेडमी मैसेंजर, ठीक है, जहाँ पे जी सब लोग कम्युनिकेशन करें, तो आप कौन सी पोर्ट पे लेके यूज़ करना चाहते हो उसकी कम्युनिकेशन के लिए। आप कहते हो यार या मैं करता हूँ 60,000 पोर्ट अनरजिस्टर्ड पोर्ट, आपके पास पैसे नहीं है, आप कहते हो मैं ऐसे ही कर लूँगा, ठीक है। तो या आप कहते हो ठीक है नहीं मैं रजिस्टर करवाऊंगा 49,000 पोर्ट, आप उसके पास याना के पास जाओगे और उससे कहोगे मुझे रजिस्टर कर दो, वो रजिस्टर कर देगी। दुनिया में कहीं पर भी कोई भी एप्लीकेशन इंटरनेट पे इस पोर्ट पे जब कम्युनिकेशन करेगी तो एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन ही होगी, ठीक हो गया। पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो मेरा गला भी खुश्क हो गया। और आज हमने पढ़ा जी TCP और UDP क्या होता है, TCP कैसे कम्युनिकेट करता है, UDP कैसे कम्युनिकेट करता है, DHCP सर्वर पढ़ा, ऑटोमेटिकली IP एड्रेस दे रहा होता है। और फिर हमने TCP का हेडर और UDP का हेडर देखा। TCP के पास जब जाता है तो अपने हेडर पे सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और सारी इन्फॉर्मेशन लगा देता है, और अगर UDP के पास जाता है तो वो भी इसी तरह के काम करता है। और इसी तरह हम अपने चौथे लेक्चर के अख्ताम पे पहुँचे। दुआ में याद रखिएगा, अगले लेक्चर पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।